गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर करेंगे। इससे पहले इंग्लिश का फर्स्ट लेसन किया था, उसमें हमने यूज ऑफ आर्टिकल किए थे। तो आज हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट मीन्स एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट मीन्स वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन होता है वो करेंगे। इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में रीड करते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट करने से पहले हमें सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कुछ वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है। भी उस वर्ड्स को एक निश्चित अरेंजमेंट में लिखना होता है। वर्ड्स कुछ वर्ड गिवन होते हैं, उस वर्ड को एक निश्चित अरेंजमेंट में लिखने को सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ओके, तो हम लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे क्लियर होएगा आपको। जैसे प्ले राम फुटबॉल, प्ले राम फुटबॉल। तो प्ले मीन्स आप सबको पता है, प्ले मीन्स खेलना होता है। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, फुटबॉल एक गेम है, ठीक है। खेलना, खेला राम फुटबॉल मीन्स सारे वर्ड उल्ट पुल्ट लिखे हुए हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब किसी का कोई मीनिंग नहीं निकलता तो ये सेंटेंस नहीं होगा। वर्ड अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस हम क्यों क्लियर कर रहे हैं कि अगर हमें सेंटेंस क्लियर है तो हम वर्ब और सब्जेक्ट का जो आपस में रिलेशन है इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सेंटेंस राम प्लेज फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल मीन्स राम फुटबॉल खेलता है। प्ले मीन्स खेलना, फुटबॉल एक गेम है, राम एक पर्सन है। राम फुटबॉल खेलता है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। इसका मतलब ये एक सेंटेंस है। जिन वर्ड के अरेंजमेंट का एक मीनिंग निकलता है उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। मिनिमम सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस वाक्य का जो कर्ता धर्ता होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में किसी भी वाक्य में क्रिया होनी आवश्यक है। क्रिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। तो जो क्रिया हो रही है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लेस क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? खेलने की। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मिनिमम 3 पार्ट्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो आज हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे भी, कितने सब्जेक्ट होने पे कितने वर्ब होते हैं। फर्स्ट रूल करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। एक और सेंटेंस इससे पहले रीड कर लेते हैं। जैसे ये राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है कि राम बाजार जा रहा है, ठीक है। राम बाजार जा रहा है, तो गोइंग इसमें काम क्या कर रहा है? वो जाने का कर रहा है। कहाँ जाने को कर रहा है? मार्केट में जाने को, ठीक है। तो गोइंग क्या हो गया? वर्ब होगी, ठीक है। तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। देन मार्केट बाजार होगी, ठीक है, प्लेस हो गया। तो ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे वर्ब से पहले भी एक छोटा सा वर्ड लगा हुआ है, इसको एक्सिलरी वर्ड्स कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ड्स या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब को कंप्लीट करने में वर्ब की हेल्प करते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब हम वर्ब और सब्जेक्ट के रूल्स के बारे में रीड करेंगे। वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं कितने होते हैं? इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, देन वाज, वर, डू, डज, will, shall,
ठीक है। ये सारे जो हैज हैव ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, सबसे पहले हम करेंगे, अगर सब्जेक्ट जो है करता है वाक्य का, जो करता धरता है, जो वाक्य जिसके ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स एक पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, एक वचन में है, तो वहां पे इज, एम, वाज, इज, एम, वाज, डज, विल, हैज और डिड। इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इस इन हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। देन अगर सब्जेक्ट जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मीन्स वो वचन में ज्यादा है, जो वाक्य जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो ज्यादा पर्सन है, तो वहां पे क्या लगेगा, आर। अगर प्रेजेंट में है तो आर लगेगा, पास्ट में है तो वर लगेगा, आर, वर, डू, डिड तो सभी में लग जाता है, ठीक है। एंड शैल वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, भी क्वेश्चन कैसा है, डिड, शैल, हैव, डिड, शैल, हैव। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो एग्जांपल से ये समझते हैं जो हमने लिखा है अभी, सिंगुलर में इज, एम, आर, वाज, विल, हैज, डिड लगता है, और प्लूरल में मीन्स जहाँ जो सब्जेक्ट होता है वाक्य जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो ज़्यादा होते हैं, तो आर, वर, डू, डिड, शैल, हैव लगता है। फॉर एग्जांपल से समझ क्लियर करते हैं इसको। द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पे गर्ल्स होता तो यहाँ पे क्या आता, आर आता, तो गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल मीन्स लड़की बहुत सुंदर है। देन अगर यहाँ पे लिखते हैं दे मैनी स्टोरी बुक, ठीक है। दे डैश मैनी स्टोरी बुक्स, उसके पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स है, तो यहाँ पे हैज लगेगा, ये हैव लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि दे आ गया, ठीक है। दे आ गया तो दे उनके पास, दे मीन्स उनके पास कितने जने, आई करंट यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो सकता कि कितने जने हैं, ठीक है। तो दे हैव मैनी स्टोरी बुक्स। तो इसके अलावा आप अगर सिंगुलर आता है, जैसे कि सिंगुलर में आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। आई के साथ हैव लगता है और आई के साथ एम लगता है। इसके अलावा एक रिस्पेक्टिव वर्ड होता है इंग्लिश में, रिस्पेक्टिव वर्ड जैसे कि तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है, ये बुक्स उनकी है। तो रिस्पेक्टिव वर्ड जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ग्रेट। तो यहाँ पे यू मीन्स सिंगुलर पर्सन के लिए, बट इट इज अ रिस्पेक्टिव वर्ड, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल ही लगता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल ही लगता है। जैसे कि यू हैव won the match, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हैव जो है प्लूरल के साथ लगता है, पर यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है। तो नेक्स्ट आ गया, अगर क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, जो वाक्य है वो क्वेश्चन मार्क में है, तो वहां पे हमेशा क्वेश्चन मार्क में ऑलवेज हैव यूज होता है, ऑलवेज हैव यूज होता है, यहाँ पे हैज कभी नहीं यूज होता, ठीक है। अगर हैव और हैज दो फिलिंग द ब्लैंक्स में गिवन है तो उनमें से डिसाइड करना है, तो ऑलवेज हैव यूज होएगा क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन मार्क में हमेशा प्लूरल लगता है। तो इसका सेकंड रूल है,
अगर दो अलग अलग नेम है, टू अलग अलग नेम है सब्जेक्ट है, जैसे कि राम इज विन द मैच, राम इज विन द मैच, ठीक है, एंड श्याम इज विन द मैच। अंडरस्टैंड कर लो, इसको ध्यान से देखना इस वीडियो को, तभी क्लियर होएगा सारे कंसेप्ट इसके। लास्ट में मैं इसके साथ के रिलेटेड जो फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम में आएंगे वैसे भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी। राम इज विन द मैच, श्याम इज विन द मैच। यहाँ पे जब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो इज आया क्योंकि राम ने मैच जीता और श्याम ने मैच जीता। बट जब दोनों को एक ही लाइन में लिखेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम मीन्स दो नाउन्स को अगर एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टू नाउन्स को अगर एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, दो जने हो जाते हैं, राम एंड श्याम। ठीक है, आपने वहाँ पे एग्जाम्पल में यही चेक करना है कि अगर एंड लगा है टू नाउन्स के बीच में तो वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आर यूज होएगा, राम एंड श्याम आर वॉन द मैच, राम एंड श्याम आर वॉन द मैच। इसी तरह माई मदर एंड माई फादर, माई मदर एंड माई फादर माई मदर एंड माई फादर, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए ना, फादर अलग है और मदर अलग है, तो आर आ गया। इसको अकेला अकेला लिखते हैं तो स्टे एट होम, कुछ भी कह सकते हैं हम, एट होम। तो अगर अकेला अकेला लिखते हैं तो क्या आता है, माई मदर इज स्टे एट होम, माई फादर इज स्टे एट होम। तो दोनों का जब कंबाइन करके लिखते हैं मीन्स दो सब्जेक्ट अलग अलग एंड से कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पलों से क्लियर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आए ऑलरेडी। पोइट द नॉवलिस्ट डैश नो मोर, जो पोइट है और नॉवलिस्ट हो सकता है। ठीक है, ये किसी प्रोफेशन की बात हुई है, किसी अलग अलग नेम की बात नहीं, जैसे हमने पहले किया था राम एंड श्याम को अगर हमने कनेक्ट कर दिया एंड से तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। यहाँ पे एक प्रोफेशन है, पोइट एक कला है और नॉवलिस्ट बनना भी एक कला है। ठीक है, एक पर्सन के अंदर दोनों कला हो सकती है, दोनों गुण हो सकते हैं। इसका मतलब पोइट एंड नॉवलिस्ट दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हमेशा यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा, पोइट एंड द नॉवलिस्ट इज नो मोर। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर को खाते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ के साथ, ए इज अ होलसम मीन्स फूड का ही पार्ट है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेड या फ्रूट का होता तो कह सकते थे, बट इट इज़ अ ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड मीन्स है फूड का ही पार्ट है, दोनों एक साथ के एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हमेशा इज आएगा। इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ नाउन, अगर नाउन हो जैसे हमने पहले किया था राम एंड श्याम या फादर और मदर दोनों अलग अलग हैं, ही एंड आई भी मैं और वो, मैं भी अलग हूँ और वो भी अलग है, इस तरह के वर्ड हों वो प्लूरल होएगा। इस तरह के वर्ड हैं जो एक दूसरे के डिपेंड हो, एक दूसरे में हो सकते हैं, भी एक ही गुण प्रोफेशन हो या कोई वस्तु हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मीन्स धीरे से और आराम से जो रेस को जीत सकता है धीरे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विंस आएगा। विंस मैंने आपको बताया था कि विंस कहाँ पे लगता है, वर्ब की सिंगुलर में वर्ब की फॉर्म के साथ। वर्ब की फॉर्म यहाँ पे क्या है, एस है, विन है, सॉरी वर्ब की फॉर्म क्या है, विन है, मीन्स जीतना। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, V1 है ये, और V1 के साथ एस कहाँ पे लगता है, अगर वो सिंगुलर सेंटेंस हो, एक वचन में हो तो एस लगता है, अगर बहुवचन में हो प्लूरल में हो तो एस नहीं लगता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एज इज इट इज, जैसे यहाँ गिवन है, जैसे मैंने कराया सेम पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मीन्स दो अलग अलग पर्सन हैं तो फिर वो प्लूरल बनेगा, अदरवाइज अगर दोनों सेम कोई क्वालिटी है, कोई प्रोफेशन है या कोई वस्तु का नाम है तो वो सिंगुलर बनेगा।
तो नेक्स्ट है आइदर और, बस लास्ट है ये, आइदर और कई सेंटेंस आइदर और से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कई सेंटेंस होते हैं जिसमें नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर और दोनों वर्ड यूज हो, या फिर ईच, ठीक है, या वन ऑफ दीज, ऐसे ईच, एवरी। अगर ये वर्ड सेंटेंस में यूज हुए हैं तो फिर वहां पे ऑलवेज सिंगुलर ही होएगा, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, ईच, वन ऑफ दीज, एवरी, ऐसे सेंटेंस अगर यूज हुए हैं तो वहां पे हमेशा सिंगुलर ही होएगा। इसके साथ की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स में डाल रही हूँ, वहां से आप कर लेना। तो इसमें से एक दो और रह गया, विद एग्जाम्पल क्लियर करते हैं हम उसको। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल से जो रह गया। तो बस ये लास्ट था, कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स। द कैप्टन सिंगुलर, एक ही पर्सन है ना, द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स वाज किल्ड। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। एंड द हाउस इन द एडिशन टू इट्स, यहाँ पे वाज क्यों लगाया था, इज भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, या ये थर्ड हो सकती है, किल्ड, किल्ड और किल्ड, ठीक है। तो या सेकंड होएगी या थर्ड होएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगा दिया, ठीक है। बाकी ऑप्शन में दिया होगा आपको, द हाउस इन एडिशन टू इट्स कंटेंट्स, सोल्ड आ गया। तो यहाँ पे हाउस है, हाउस अकेला ही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, वाज। देन दे एज वेल एज आई, दे, ठीक है, प्लूरल आ गया ना, दे ज्यादा जनों के, अधिक लोगों के लिए डिनोट किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है, दे, उनके लिए एज वेल एज आई यहाँ कॉमा डाला हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा या फिर हैव लगेगा, बट यहाँ पे कॉमा डाला हुआ है, दे एज वेल एज आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और, ज्यादा जने होंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, टायर्ड ऑफ द वर्क। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, वर्ब विद वर्ब और सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन होता है, सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब कैसे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसी के सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।